अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे हमने जो है पेरियोडोंटोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि डेंटल प्लाक एंड कैलकुलस का स्टार्ट किया था, ठीक है। सो वो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लाक, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लाक बेटे ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 दफ़ा बताई हुई है कि इस तरह से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाक पे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अगर हम देखें तो कौन से फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो आपकी डाइट, कि भाई आप कौन सी डाइट इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। और वो एज पे डिपेंड हो सकता है, वो आपके सेलेब्रिटी फैक्टर्स पे डिपेंड हो सकता है, ओरल हाइजीन पे डिपेंड हो सकता है कि बंदा अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर रहा है या नहीं। टूथ अलाइनमेंट की बात आ सकती है, ठीक है, क्योंकि खाना उसमें फंस के जो है ना इस तरह से इजीली जो है वो कैरियोजेनेसिटी कॉज कर सकता है, सिस्टमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि आप बता सकते हैं कि भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाक डाइट पे, एज पे, लेवल फैक्टर पे, ओरल हाइजीन, टूथ अलाइनमेंट, सिस्टमिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब पे क्या करते होता है, डिपेंड होता है, ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस हो सकता है इनसे। अच्छा, अगर मैं अभी आपको फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लाक की स्टेप बताऊं तो बेटे स्टेप क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि पेलिकल की लेयर होती है ना हमारी तो सरफेस पे बनती है। तो पेलिकल क्या है, इनिशियल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पेलिकल की हेडिंग डालेगा, इनिशियल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर डेट फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ एंड आर्टिफिशियल प्रोसेसेस अगर आपने लगवाया हो, या सरफेस ऑफ टूथ पे भी बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेलिकल वाली लेयर बनती है, ये आपको मैंने कई दफ़ा ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद फिर डिपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चरलेस सेल फ्री पेलिकल ऑफ स्लेवरी ग्लाइकोप्रोटीन, दिस कुड लास्ट बिटवीन 4 घंटे तक ये होता है। क्या होता है, जो स्लेवरी ग्लाइकोप्रोटीन की जो सेल फ्री पेलिकल जो एक स्ट्रक्चरलेस लेयर होती है ना, उसकी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है, किस पर, इस पेलिकल पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मोर डिपोजिशन ऑफ पेलिकल इनहेंस बाय, जब बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होती है ना इन स्लाइवरी ग्लाइकोप्रोटीन सेल्फी पेलिकल की, तो फिर क्या होता है कि बैक्टीरिया अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और किस तरह से वो एक्शन स्टार्ट करता है, जो स्लाइवरी ग्लाइकोप्रोटीन की डिपोजिशन होती है ना, बैक्टीरिया उन्हीं पे क्या कर देता है, एक्शन स्टार्ट करता है, उन स्लाइवरी प्रोटीन प्रिसिपिटेट करता है स्लाइवरी प्रोटीन। दिस मीन्स पेलिकल थिकनेस, इस तरह से पेलिकल थिकनेस जो है ना 100 नैनोमीटर से 2 घंटे से कितने चला जाता है, 500 से 1000 नैनोमीटर तक चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कोलोनाइजेशन ऑफ द सेल्फ फ्री लेयर बाय बैक्टीरियल पार्टिकुलर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जो अब उसके बाद जब बैक्टीरिया उस पर एक्शन करता है, फिर बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाना फॉर्म स्टार्ट करता है ना, तो जो कॉलोनाइजेशन होती है सेल्फ फ्री लेयर की ना, कोलोनाइजेशन और सेल्फ लेयर बाय बैक्टीरिया के जरिए ही होती है ना उसकी कोलोनाइजेशन, क्योंकि उस पर अटैक करता है, फिर उसकी प्रेसिपिटेशन करवाता है। तो कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो ये आपने याद रखना है, स्टेप सिंगुइन्स और स्टेप म्यूटेंस, ठीक है। और ये 24 घंटे के अंदर हो जाता है। सॉरी, मैं शायद ये नेट मैसेजेस भी शो हो गए, सॉरी, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर इन दो बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, ये कोलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, आपने इन दो बैक्टीरिया के नेम याद रखने हैं, ठीक है, कि इनके ज़रिए जो है कोलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, प्रोग्रेसिव बिल्ड ऑफ प्लाक, जो उसके बाद जो प्रोग्रेसिव बिल्ड ऑफ प्लाक होता है, ठीक है, उसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड इन्वॉल्व होता है, और ये 1 से 14 दिन के अंदर अपना काम दिखा देता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड आपने देखना है कि वो प्रोग्रेशन करवाता है, और जो कोलोनाइजेशन करवाता है वो स्टेप सिंगुइन्स है और स्टेप म्यूटेंट्स है, जो कि 24 घंटे के अंदर करवाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो प्रोलिफ्रेशन होती है फिलामेंटस और अदर बैक्टीरिया की, जो वो प्रोलिफ्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे ही प्लाक मिच्योर होता है तो ये जो है वो क्या करते हैं, अपनी प्रोलिफ्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वो 2 हफ्तों के अंदर या उससे ऊपर में स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, एक तो कुछ चीज़ें थी जो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, और कुछ बैक्टीरिया की जो इम्पोर्टेंट नेम है जो मैंने आपको याद रखने को कहा है, तो वो आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वाइस प्लाक फॉर्मेशन ऑन टू सरफेस एंड नॉट ऑन दी अदर ऑरल सॉफ्ट टिश्यू। क्यों जो है प्लाक फॉर्मेशन तो सरफेस पे ही होती है, बाकी सरफेस पे क्यों नहीं होती, तो ऑरल सॉफ्ट टिश्यूज़ पर कौन बताएगा।
क्योंकि हमने यही देखा ना कि जो फर्स्ट स्टेज होती है, जो पेलिकल फॉर्मेशन होती है, जिसमें क्या होता है, पेलिकल फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये भी मैंने आपको बताया है कि स्लरी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन होती है टूथ सरफेस पे या एपेटाइट सरफेस पे, ठीक है। तो वो होती ही टूथ सरफेस पे, और उसी पेलिकल के साथ फिर बैक्टीरिया अपना एक्शन करवाता है, फिर वो अपनी कोलोनाइजेशन और फिर प्रोलिफरेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन, वो सब करता है। तो बेटे पेलिकल जहाँ पे होगा उसके साथ बैक्टीरिया जो है अपना काम करेगा, ठीक है। और इसकी सारी डिटेल मैं ऑलरेडी दे सकती हूँ। बैक्टीरिया की सरफेस पे एक लेक्टिन होता है, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करता है पेलिकल में। फिर इस तरह से बैक्टीरिया अपना काम करता है, एसिड की फॉर्मेशन करता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर या फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज़ है, आपने ये बोलना है, क्योंकि पेलिकल जो है उसकी डिपोजिशन आपकी तो सरफेस पे हो रही होती है, इसी वजह से। द फॉर्मेशन रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक देखें कौन सी इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक इंटरेक्शन होती है। किस तरह से, अभी मैंने वो करवाया है ना रिवाइज, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि बिटवीन हाइड्रोक्सी एपेटाइट सरफेस विच नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट सरफेस होती है ना आपकी, जो टूथ सरफेस होती है, तो उस पर क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। और इस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं अपोजिट चार्ज ग्रुप। और किस में होते हैं वो अपोजिट चार्ज ग्रुप, आपके सिलेबरी मैक्रोमोलिक्यूल में, ठीक है। और वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, जिस तरह से मैंने कहा वो रिकग्नाइज करते हैं उसको। तो इस तरह से फिर इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव होती है, और देन फिर क्या होता है, पेनिकल फॉर्मेशन हो जाती है ना। अच्छा, तो पेलिकल फॉर्मेशन जो होती है ना, ये चीज़ जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक इंटरेक्शन होती है आपकी टूथ सरफेस पे, फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज होता है। और इस तरह से सिलेबरी जो डिपोजिशन होती है ना टूथ सरफेस पे, वो क्यों होती है डिपोजिशन, क्योंकि वो जो है ना उसमें सिलेबरी माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, और इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव की डायरेक्शन से फिर ये पेलिकल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो सिर्फ आपकी टूथ सरफेस पे होती है, इस वजह से आपके प्लाक फॉर्मेशन भी सिर्फ टूथ सरफेस पे हो पाता है, क्योंकि उस बैक्टीरिया सिर्फ प्लाक के साथ ही हो के वो पूरी कहानी जो मैंने बताई थी वो हो सकती है ना। बाकी में पेलिकल का कोई रोल नहीं होता, इस वजह से बैक्टीरिया भी वहाँ पे नहीं आ पाता, मतलब किसके साथ करेगा फिर वो, तो वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट देख लें, तो बैक्टीरियल जो है वो 70 to 80% होता है आपका बैक्टीरिया, इतना ज़्यादा परसेंट होता है। लेकिन जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि 1 मिलीग्राम डेंटल प्लाक में आपका जो बैक्टीरिया होगा ना, वो 250 मिलियन बैक्टीरिया होंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कितना ज़्यादा परसेंट पाया जाता है आपका बैक्टीरिया का। तो 70 to 80% अब आपको याद हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ कि ऑल द मटीरियल अमंग द बैक्टीरिया, अब इतने सारे बैक्टीरिया है, 251 मिलीग्राम आपका क्या है, डेंटल प्लाक है, और उसके अंदर 250 मिलियंस बैक्टीरिया है। अब इन 250 मिलियन बैक्टीरिया के दरमियान, इन तमाम बैक्टीरिया के, ये बी है, ठीक है, इन तमाम बैक्टीरिया के दरमियान जो मटीरियल होता है, ठीक है, प्लाक के अंदर ही होते हैं ना ये बैक्टीरिया, तो प्लाक के अंदर जो बैक्टीरिया के दरमियान जो मटीरियल होता है उसको हम कहते हैं इंटर माइक्रोबियल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, इंटर माइक्रोबियल मैट्रिक्स। देखें डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूँ कि ऑल द मटीरियल अमंग द बैक्टीरियल इन द प्लाक आर रेफर टू इंटर माइक्रोबियल मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्लाक है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, सारे बैक्टीरिया, अब इनके दरमियान जो ये मटीरियल है ना सबके दरमियान, इसे कहते हैं इंटर माइक्रोबियल मैट्रिक्स। अब वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक क्या क्या होगा, जो ऑर्गेनिक इंटर माइक्रोबियल मैट्रिक्स होगा, मतलब बैक्टीरिया के दरमियान जो मटीरियल ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो वो पॉलीसेक्टाइड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो हो सकती है। और जो इनऑर्गेनिक है वो कैल्शियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, तो ये आपने याद रखना है कि इनऑर्गेनिक कौन सी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स। तो बेटे टाइप जो है ना, अगर हम जिंजाइवल मार्जिन के अकॉर्डिंग टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो वो दो तरह की होती है, सुप्रा जिंजाइवल होती है और सब जिंजाइवल। सुप्रा मीन ऊपर, और सब मीन्स तो ये इसके नाम से ही जाहिर है। अब हम आगे पढ़ेंगे ना सुप्रा और सब जिंजाइवल क्या है।
तो सुप्राजिंजाइवल को फर्दर डिवाइड किया गया है दो में, एक कोरोनल प्लाक होता है, एक मार्जिनल प्लाक होता है। कोरोनल प्लाक क्या होता है, जो कि कांटेक्ट में होता है टूथ सरफेस, ठीक है, क्राउन से निकला है ना कोरोनल प्लाक, तो क्राउन जो टूथ सरफेस के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, ये एक टूथ है, दूसरा टूथ है, तो यहाँ पे जो होता है वो कोरोनल प्लाक होता है। और जो मार्जिन पे होता है, जो कि एसोसिएट होता है टूथ सरफेस एट द जिंजाइवल मार्जिन, ठीक है, तो वो आपका मार्जिनल प्लाक होता है। तो सुप्राजिंजाइवल में सब डिवाइडेड जो किए गए हैं वो दो हैं, एक है कोरोनल प्लाक, एक है मार्जिनल प्लाक, ठीक है, नाम याद रख लें, बाकी नाम से इसके काम भी जाएगा। उसके बाद सुप्राजिंजाइवल में जो है ना जो प्लाक होता है ना वो आपको ऐसे ही नेकेड आई से मुश्किल लेके दिखे, तो ये आपको डिस्क्लोजिंग एजेंट जो है ना वो डालने पड़ते हैं और फिर आपको दिख जाता है। और इसका कलर ग्रे टू येलो वेरी करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे जो मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ। और इसको क्लिनिकली तभी देखा जा सकता है जब उस प्लाक की एक लिमिटेड थिकनेस हो, तभी आप देख सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन लोकेशन ऑफ प्लाक वेरी करता है अमंग इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस। ये वही चीज़ है कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि बेटे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाक और जो है ना ये वेरी करता है, ये फॉर्मेशन लोकेशन पे भी वेरी करता है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, इन्फ्लुएंस होता है कि डाइट क्या ले रहे हैं आप, एज क्या है, सेलेब्रल फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट है, सो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आपको सब डिवीज़न भी बता दी सुप्राजिंजाइवल की, और उसको बता भी दिया कि किस तरह से आप उसको देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। डिस्क्लोजिंग एजेंट से कलर ग्रे टू येलो हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ सबजिंजाइवल पे। अब सबजिंजाइवल जो है ना, अब सेम इसको भी डिफ्रेंशिएट किया गया है अटैच प्लाक में और अनअटैच सबजिंजाइवल प्लाक, ठीक है। अटैच सबजिंजाइवल प्लाक कह लो और अनअटैच सबजिंजाइवल प्लाक कह लो। अब अटैच सबजिंजाइवल प्लाक में जो है ना रिलेशन टू टूथ देखेंगे आप, एपिथेलियम देखेंगे और कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, ठीक है। मतलब ये वो प्लाक है जो कि या तो टूथ से अटैच हुआ होगा या एपिथेलियम से अटैच हुआ होगा या कनेक्टिव टिश्यू से, इसी वजह से इसे अटैच प्लाक कह रहे हैं। सबजिंजाइवली तो लोकेटेड होगा, लेकिन या तो वो टूथ से अटैच होगा या एपिथेलियम से या कनेक्टिव टिश्यू से, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरह से अटैच प्लाक की फर्दर कितनी टाइप है, 3, टूथ, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू अटैचमेंट के लिहाज से। और फिर दूसरी कौन सी टाइप है सबजिंजाइवल की, अनअटैच सबजिंजाइवल प्लाक, इसकी कोई टाइप नहीं है फर्दर। अच्छा, उसके बाद फॉर दी टूथ एसोसिएटेड सबजिंजाइवल प्लाक, अब हम अटैच प्लाक की जो फर्स्ट पार्ट है ना टूथ से अटैच, वो पढ़ रहे हैं कि अगर वो अटैच प्लाक में अगर वो टूथ से अटैच हो, टूथ एसोसिएटेड सबजिंजाइवल प्लाक हो, तो उसका जो फ्लोरा होता है ना वो डोमिनेटेड होता है बाय ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई। इसको अंडरलाइन कर लें, ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई होते हैं, रॉड्स होते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरियल होते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव भी होते हैं, कुछ की बात हो रही है, ठीक है। और ये फ्लोरा जो है ना ये एसोसिएटेड हो सकते हैं कैलकुलस फॉर्मेशन, मतलब प्लाक के बाद नेक्स्ट स्टेप वो कैलकुलस फॉर्मेशन में भी जा सकते हैं ये सारे फ्लोरा, रूट कैरीज भी कर सकते हैं, रूट रिजॉर्प्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मेन पॉइंट है। उसके बाद सेकेंड टाइप देख लो अटैच प्लाक की, फॉर एपिथेलियल एसोसिएटेड सबजिंजाइवल प्लाक जो है ना ये लूजली एडहेरेंट होता है, ये मेन पॉइंट है, ये लूजली एडहेरेंट होता है टूथ वाले से। क्यों लूजली एडहेरेंट होता है, क्योंकि इसमें इंटरबैक्टीरियल मैट्रिक्स की कमी होती है, ठीक है, ये मेन पॉइंट है कि ये क्यों लूजली एडहेरेंट होता है, बिकॉज इट लेक्स इंटरबैक्टीरियल मैट्रिक्स, इट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द जिंजाइवल एपिथेलियम, इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है जिंजाइवल एपिथेलियम से और फिर ये जिंजाइवल मार्जिन से जंक्शन एपिथेलियम की तरफ जाता है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं ना डोमिनेंटली वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स और कॉक्साई होते हैं, ठीक है। और कौन से होते हैं इसके अंदर, लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजिलेटेड, ठीक है, ग्राम नेगेटिव रोड मेनली याद रखना है, और फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, इसका मतलब यहाँ पे मोटाइल बैक्टीरिया भी होते हैं और स्पाइरोकीट, ठीक है, 3 नाम बताए मैंने। और ये जो है फर्दर किसको एक्सटेंड करता है, जिंजाइविटिस हो सकता है, पेरोडोंटाइटिस हो सकता है, जब पे उसमें कैलकुलस फॉर्मेशन हो रहा था, रूट कैरीज हो रही थी, रूट रिजॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें हो रही थी। अच्छा, अब इसकी जो तीसरी चीज़ है, तो दूसरी टाइप्स है अनअटैच सबजिंजाइवल प्लाक, वो क्या है कि अनअटैच सबजिंजाइवल प्लाक कैन बी सीन एवरीवेयर, ये आपको हर जगह दिख सकती है, ठीक है। एंड उसकी जो ये एसोसिएटेड होता है किससे, रैपिड पेरोडोंटल डिस्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है, ये पेरोडोंटल डिस्ट्रक्शन मतलब अनअटैच प्लाक आपको हर जगह दिख सकता है, और इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो पेरोडोंटल डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, सबजिंजाइवल प्लाक इज यूजुअली थिन, अब जो सबजिंजाइवल प्लाक होता है ना ये यूजुअली थिन होता है,
ठीक है। खुद सोचें, सब जिंजाइवल मतलब जिंजाइवल के नीचे तो यूजुअली क्या होगा, थिन ही होगा। ठीक है। कंटेन विद इन दी जिंजाइवल सल्काई, ठीक है, और पेरोनल पॉकेट, और इसके पास क्या होंगे, पेरोनल पॉकेट बना सकता है ये जिंजाइवल सल्काई। दिस प्रेजेंट कैन बी, इसकी प्रेजेंट हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सब जिंजाइवल पाया जाता है और ये बहुत थिन होता है। ठीक है। तो इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम रनिंग प्रोब, ठीक है, अराउंड द जिंजाइवल मार्जिन, उसके ज़रिए हम वो कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपने CD में भी पढ़ा है, जो हम प्रॉप के ज़रिए देखते थे ना, और हमने 0 1 2 3 करके भी देखा था। ठीक है। ब्लीडिंग ऑन प्रॉप, कैलकुलस, प्लाक, ये सारी चीज़ें। ठीक है। सो आई होप कि आपको याद आ रहा होगा। और ये सब जिंजाइवल की मैंने क्लासिफिकेशन बता दी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मेजर डिफरेंस है। अब जो मैंने आपको इतनी कहानी डिटेल में बताई है कि कोई भी आपको इतना नहीं समझाएगा, लेकिन मैंने आपको साथ साथ ट्रिक दे के समझाया है ताकि आपको याद रहे। अब देखें, एक है सुप्रा जिंजाइवल प्लाक, एक है सब जिंजाइवल प्लाक। मेजर डिफरेंस दोनों में अगर हम देखें तो खुद बताओ कि कंटेन 50% मैट्रिक्स, इसके अंदर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन ज़्यादा है, इस वजह से ये थिक होता है सुप्रा जिंजाइवल, और इसमें जो है ना बहुत, इसमें मैट्रिक्स ना होने के बराबर होता है। इस वजह से मैंने आपको क्या कहा, सब जिंजाइवल क्या होता है, थिन होता है। वो थिन क्यों होता है आपने मुझसे पूछा नहीं, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है, मैंने बताया भी था। ठीक है। तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं थिन क्यों होता है, तो आपने कहा कहना है बहुत थोड़ा ना होने के बराबर इसमें मैट्रिक्स होता है, इस वजह से ये थिन होता है बनिस्बत सुप्रा जिंजाइवल के। अच्छा, फिर उसके बाद सुपर जिंजाइवल में बताया था कि मोस्टली ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, बार बार बोला था कि अंडरलाइन कर लो, और ये मोस्टली क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं सब जिंजाइवल। ठीक है। बताया भी था कि इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद तीसरा डिफरेंस जो है वो क्या है कि फ्यू मोटाइल बैक्टीरिया, इसमें बहुत कम मोटाइल होते हैं, लेकिन मैंने आपको सब जिंजाइवल में बताया था कि इसमें जो है मोटाइल बैक्टीरियल कॉमन होते हैं। अब आप बोलेंगे मैम मोटाइल का बेटे वहाँ पे फ्लैजिलेटेड मेंशन था ना, तो मैंने आपको बताया था कि मोटाइल बैक्टीरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरोकीट भी होते हैं। ठीक है। तो इसमें कॉमन होते हैं सब में, जबकि उसमें बहुत कम होते हैं मोटाइल बैक्टीरिया। ठीक है। और खुद सोचो, सुप्रा जिंजाइवल है तो ये जो है ना एरोबिक में ज़्यादा, इट्स एरोबिक एंड इट इज थिक। ठीक है। ये एरोबिकली इसके वो क्या कहते हैं, एरोबिक एरिया चाहिए होगा। ठीक है। हाईली एनएरोबिक एरिया इस प्रेजेंट किस में होगा, सब जिंजाइवल में, क्योंकि वो सब जिंजाइवली प्रेजेंट है, तो एनएरोबिक होगा ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, ना होने के बराबर होगी, तो एनएरोबिक होगा। ठीक है। मैं आपको ट्रिक के साथ बता रही हूँ ताकि आपको मेमोराइज़ करने में आसानी हो, वरना मैं इसको ऐसे भी रीड करवा सकती थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस देख ले कि इट मेटाबोलाइज प्रीडोमिनेटली कार्बोहाइड्रेट, और जबकि सब जिंजाइवल प्रोटीन को करता है। अब ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो सुप्रा जिंजाइवल है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको शुगर कार्बोहाइड्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा मिलेगी, और बैक्टीरिया उसी को फर्मेंट कर रहा होगा किस में, एसिड में। ठीक है। और जबकि यहाँ पे किसको मेटाबोलाइज किया जा रहा होगा, प्रोटीन को। ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन को मेटाबोलाइज किया जा रहा होगा, इस वजह से पेरिडोनल पॉकेट्स बनते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में ना भी जाए तो जो मैंने बताया है वो याद रख लें। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया हो। उसके बाद चलते हैं इफेक्ट ऑन दी पेरिडोन्शियम। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई पेरिडोन्शियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये पेरिडोन्शियम है क्या, बेटे सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई है। पेरियो का मतलब होता है अराउंड, डोन्शियम मतलब टूथ, ये टूथ के अराउंड जो चीज़ें होती हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब टूथ के अराउंड कौन सी चीज़ें होती है, आपका पेरोनटल लिगामेंट्स होता है। ठीक है। और क्या होता है, सीमेंटम होता है, जिंजाइवा होता है, और बोन होती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें, बोन और सीमेंटम हार्ड टिश्यू है, और जो पेरोनटल लिगामेंट और जिंजाइवा ये सॉफ्ट टिश्यू है। 4 टिश्यू होते हैं ना अराउंड दी टूथ, तो पेरिडोन्शियम उसको कहते हैं। मैंने रिवाइज करवा दिया है वैसे, अभी अभी आप पढ़ कर आए हो सेकेंड ईयर में। अच्छा, तो इफेक्ट क्या होता है पेरिडोन्शियम पे इन प्लाक का, सुप्रा और सब जिंजाइवल का। तो बेटे सुप्रा जिंजाइवल प्लाक का जो पेरिडोन्शियम पे इफेक्ट होता है वो ये होता है कि सुप्रा जिंजाइवल प्लाक जो है ना, इफ़ अलाउड टू ग्रो एंड कैन लीड टू जिंजाइविटिस, वो जिंजाइविटिस करवा सकता है कि जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वो जिंजाइविटिस हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे उसकी एक्युमुलेशन होगी वो पैथोजेनिकली जो है सब जिंजाइवल पे भी जा सकता है। ठीक है। मतलब सुप्रा से वो सब जिंजाइवल भी आ सकता है, जैसे जैसे वक्त के साथ अगर आप उसको ट्रीट ना करें तो वो सब जिंजाइवल प्लाक भी करवा सकता है एक्युमुलेशन, और पैथोलॉजिकली वो स्प्रेड होकर। ठीक है। और जिंजाइविटिस भी करवा देता है। सब जिंजाइवल का देखें तो बेटा ये एसोसिएट होता है इनलार्ज जिंजाइवा, क्योंकि इनलार्ज किस तरह से हो जाएगा, जिंजाइवा पेरिडोनल पॉकेट बन जाएगा, तो जाहिर से बात है जिंजाइवल इनलार्ज हो जाएगा, कैलकुलस फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है। क्योंकि वो मेटाबोलाइज करता है किसको, प्रोटीन को, तो कैलकुलस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, पेरोडोंटाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी।
ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं कि पेरोनेशन को किस तरह से अफेक्ट करता है, वो मैंने बता दी कि किस तरह से अफेक्ट करेगा। और बेटे कि जब सुप्राजिंजाइवल सब जिंजाइवल में जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि सब जिंजाइवल प्लाक के बाद क्या होगा, लार्ज जिंजाइवा, कैलकुलस फॉर्मेशन, पेरोडोंटाइटिस। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बेटा जिससे मैं पढ़ा रही हूँ आई होप कि आपको सब कुछ याद हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम कैरियोजेनिसिटी ऑफ प्लाक, कि भाई प्लाक की कैरियोजेनिसिटी क्या है। तो बेटे द प्रेजेंस ऑफ कैरियोजेनिक बैक्टीरिया होगा तो फर्मेंटेशन होगी शुगर की, किस में, एसिड में, या कार्बोहाइड्रेट की एसिड में, ठीक है, यही होगा ना। तो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया का होना ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, एबिलिटी ऑफ द प्लाक टू एडहेयर टू द टूथ सरफेस, और प्लाक की एबिलिटी होती है कि वो एडहेयर रहे टूथ सरफेस से, ठीक है, ये कैरियोजेनिसिटी होती है। इस वजह से तो वो डेंटल प्लाक से फिर आगे जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाती है, कैलकुलस, और फिर पेरेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती है, सारी चीज़ें। तो ये होता है कि प्लाक जो है ना तो सरफेस से बहुत ज़्यादा एडहेयर होता है, उसको रिमूव करना मुश्किल होता है थ्रू मैनुअल क्लीनिंग या ब्रशिंग कह लो। द एबिलिटी टू रेजिस्ट डिसोल्यूशन ऑफ बाय सलाइवा, और जो है होता है ना, जो ये प्लाक होता है इसकी ये एबिलिटी होती है कि ये रेजिस्ट करता है। जो सलाइवा होता है आपको पता है कि इसकी डिसोल्यूशन वाली वो होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्पफुल करती हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो है इम्यून पार्ट भी ये प्ले करता है सलाइवा, ठीक है। तो ये रेजिस्ट करता है इसको प्लाक, कि भाई ये इसको डिज़ोल्व ना कर सके, जो मैंने प्लाक की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, तो उसको रेजिस्ट करता है डिसोल्यूशन बाय सलाइवा। सलाइवा के जरिए डिसोल्यूशन होती है, उसको रेजिस्ट करता है प्लाक, ठीक है। तीसरा ये काम है। और चौथा जो है कि इट प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एसिड फ्रॉम सलाइवरी बफरिंग। अब एसिड क्या होता, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो बफरिंग एक्शन होता है ना, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। तो ये है प्लाक क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। जो बैक्टीरियल एसिड फॉर्म हो रहा है ना फर्मेंटेशन से, शुगर टू एसिड जो एसिड फॉर्म हो रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन करता है। किससे प्रोटेक्शन करता है, स्लाइवरी बफरिंग से, कि स्लाइवा उसके साथ मिक्स ना हो उस एसिड के साथ। क्योंकि अगर बेस जैसे मैंने बताया कि स्लाइवा बेसिक इन नेचर है, तो स्लाइवा अगर उस एसिड के साथ मिलेगा तो ये बफरिंग एक्शन होगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पर वो पेशेंट डिस्ट्रक्शन से भी प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन प्लाक इसकी प्रोटेक्शन करवाता है। तो 3 चीज़ें बता दी। बैक्टीरिया का याद रखें, मेन चीज़, एडहेयर टू टूथ सरफेस, मेन चीज़, ठीक है। रेजिस्ट डिसोल्यूशन बाय सलाइवा, तीसरी चीज़, प्रोटेक्शन बैक्टीरियल एसिड फ्रॉम सलाइवरी बफरिंग। सो आई होप कि आपको ये कैरियोजेनिसिटी आपकी फिंगर टिप्स पे आ गई। उसके बाद प्रिवेंशन, हम क्या रिकमेंड करेंगे पेशेंट को, हम पेशेंट को ये बोलेंगे आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छी रखें, साफ़ रखें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओरल हाइजीन इज़ वेरी नेसेसरी, जिसमें क्या होगी कि आप टीथ क्लीनिंग करें और उसके साथ डेंटल फ्लॉसिंग करें, ठीक है। और फ्लॉसिंग भी उन पेशेंट में आप रिकमेंड करें जिसके टूथ के दरमियान गैप हो, या अगर गैप आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप वो खुद आपको पेशेंट बोलेगा कि मेरे खाना फंस जाता है, तो आप उसे इंटरडेंटल फ्लॉसिंग का मशवरा दें, क्योंकि पेशेंट इतने अवेयर नहीं होते इन चीज़ों से। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो खाना फंस भी नहीं रहा होता है, लेकिन आप उस डॉक्टर जो उसे इंटरडेंटल फ्लॉसिंग का मशवरा देता है, और उस बेचारे की फिर ये कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है कि फिर उसका फंसना स्टार्ट हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, फिर वो खुद ब खुद गैप बना लेता है फ्लॉसिंग के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं। हता है जब हमें भी फ्लॉसिंग पढ़ाया गया था तो मैंने यही चीज़ सर से पूछी थी कि क्योंकि मेरे खुद माशाल्लाह से मेरे टीथ बहुत अच्छे हैं, सो उसमें जो है गैप नहीं है। तो मैंने कभी डेंटल फ्लॉसिंग की भी नहीं, क्योंकि मुझे इसकी नीड ही नहीं पड़ी। तो मैंने ही सर से पूछा कि भाई फ्लॉसिंग हम क्यों हर पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब फ्लॉसिंग क्या वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हर पेशेंट को कर सकते, लेकिन यही मतलब हम तो यही समझ रहे थे ना। तो हमने कहा कि मैं सर कुछ लोगों के टीथ बहुत, उनकी अलाइनमेंट बहुत फिक्स होती है, तो उनमें तो नीड नहीं होती। तो उस वक्त मुझे उस बात का वो नहीं मिला, लेकिन अब मुझे खुद लगता है कि उसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती और ऐसा ही है, ठीक है। गम केयर हमें करनी पड़ती है, ठीक है। रेगुलर डेंटल क्लिनिक विजिट, ठीक है, और जो कि मोस्टली पाकिस्तानी नहीं करते, सॉरी टू से, लेकिन ये क्या करूँ, हकीकत ही है। तो रेगुलर डेंटल क्लिनिक विजिट करें। मे बी कोई प्लाक हो तो आप उसे उसकी स्केलिंग करवाएं, वरना वो कैलकुलस बन सकता है, उसके बाद पेरोडल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सारी चीज़ें अभी आपने ये चैप्टर पढ़ ली, अपने घर वालों को भी बताएं, ठीक है, ताकि वो इससे प्रिवेंट रहे। अच्छा, उसके बाद कैलकुलस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कैलकुलस का है। तो सेम उसमें हम जो है ना इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जिस तरह से हमने फर्दर वो किया था डेंटल प्लाक का, मैंने आपको यहाँ पे हमारा डेंटल प्लाक एंड हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ
लाजमी शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में खास कर याद रखें, क्योंकि मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, यकीन जाने। ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सो बेटे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में खास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।